Hey guys, how are you all? Hope you are doing very good. This is CA Pranav, your faculty for Paper 3 Maths Stats LR. Theoretical distribution बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा इग्नोर्ड टॉपिक है. प्रोबेबिलिटी के साथ बेचारा आटे में घुन की तरह पिस जाता है. जबकि सर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और अच्छे खासे मार्क्स बहुत ही जल्दी आपको दे सकता है. तो इवन इफ यू हैव लेफ्ट प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल बिल्कुल मत छोड़ना. हालांकि वो थियोरेटिकल थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से डिपेंडेंट होगा, बट थियोरेटिकल जो है इज रिलेटिवली वेरी इजी. तो इसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं है. एक सुपर क्विक रिवीजन वीडियो होगा जिसके अंदर हम कम से कम समय में पूरा चैप्टर डिटेल में कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम के साथ रिवाइज करेंगे. अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है. ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग टॉपिक को. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आपके स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा प्लानिंग ये है सर कि विद इन 2 डेज, मतलब टुडे एंड टुमारो, इन 2 सेशंस ऑफ 45 मिनट्स ईच, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फुल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. और बिलीव मी यार, वी कैन डू दैट अगर हम पूरा फोकस रखें सिर्फ और सिर्फ सुनने में और देखने में चीज़ों को. फालतू की चीज़ें कुछ भी ना करें, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आराम से 90 मिनट्स में पूरा रिवीजन किया जा सकता है इस चैप्टर का. पहले आपको चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं. पिछले कुछ अटेम्प्ट का आप ट्रेंड देखो सर. 4 5 6 7 4 5 6 7, अराउंड 5 से 6 नंबर का एवरेज मान सकता हूं. 3 टॉपिक्स हैं, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, सभी से मिला जुला के आता है. कोई भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो. तो पढ़ेंगे तो पूरा. बात करता हूं एक्सरसाइज की. आपके पास थ्योरी क्वेश्चन है सेट ए में, सेट बी में आपके पास न्यूमेरिकल हैं, सेट सी में न्यूमेरिकल प्लस कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं. हमारा फोकस मेनली रहेगा सर सेट ए और सेट बी में. सेट सी के क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस नहीं रहेगा. डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से शुरू करता हूं. अरे सर, कल ही तो प्रोबेबिलिटी खत्म करी थी, इतनी जल्दी क्यों प्रोबेबिलिटी वापस शुरू कर रहे हो? अरे भाई, प्रोबेबिलिटी शुरू किए बिना थ्योरेटिकल में प्रवेश नहीं कर सकता मैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्लासिकल डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. फिर हमने पढ़ा था सेट बेस्ड डेफिनेशन, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन माई इवेंट सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. अबव 2 फॉर्मूलाज, दोनों ही फॉर्मूला आपके रेशियो पर बेस्ड थे. किस पर बेस्ड थे? रेशियो पर. लेकिन एक लेवल ऊपर जा रहे हैं हम लोग. हमने सर सेट रिलेशन फंक्शन में एक चीज पढ़ी थी, फंक्शन, एक मशीन, एक ऐसी मशीन जिसमें आप एक नंबर डालते हो, प्रोसेस होकर दूसरा नंबर निकलता है. अब हमको एक ऐसी मशीन पढ़नी है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल सकें, जिसमें कि अगर हम रैंडम वेरिएबल डालें, रैंडम वेरिएबल, ये तो कल ही पढ़ा था, जिसमें कि अगर हम रैंडम वेरिएबल डालें तो उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हमको मशीन से बाहर मिल जाए. यस और नो? परफेक्ट, सुपर्ब. तो इसी को बोलते हैं एक्सियोमेटिक या मॉडर्न डेफिनेशन. इस डेफिनेशन के हिसाब से सर फंक्शन होगा प्रोबेबिलिटी. और जैसा कि मैंने आपको बोला, चाहे प्रोबेबिलिटी कितनी भी बड़ी हो जाए, वो अपने संस्कार नहीं भूलती. तो भले प्रोबेबिलिटी फंक्शन के थ्रू निकले, फिर भी वो 2 चीजें कभी मत भूलना कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी. और अगर आप उस फंक्शन में सारे रैंडम वेरिएबल डालते हो, उनसे मिलने वाली सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का सम करते हो, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. चलेगा भाई? ओ भाई, चलेगा कि नहीं चलेगा? गिव मी थम्स अप. यहां तक मेरे साथ हैं, गिव मी थम्स अप. आगे बढ़ते हैं. आई वॉन्ट अ मशीन जहां पर मैं रैंडम वेरिएबल डालूं एंड आई गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल. 2 टाइप की मशीनें होती हैं सर. एक मशीन होती है जिसमें आप डिस्क्रीट वाली रैंडम वेरिएबल डाल सकते हो. दूसरी मशीन होती है जिसमें आप कॉन्टिन्यूस वाली डाल सकते हो. जो डिस्क्रीट वाली मशीन होती है उसको हम पीएमएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. और जो हम कॉन्टिन्यूस वाली मशीन पढ़ेंगे उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के हम 2 मशीन पढ़ेंगे सर, एक बाइनोमियल वाली मशीन और एक पॉइजन वाली मशीन. और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एक ही मशीन है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मशीन, पीडीएफ. तो 3 टाइप के 3 फंक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं. एक वर्ड होता है पैरामीटर, डेटा की पहचान. डेटा की पहचान देखकर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है. सबसे पहला आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा बात ना करके मैं सबसे पहले एक एग्जांपल में जाता हूं. उस एग्जांपल से हमको सारी क्लैरिटी हो जाती है. ये वही एग्जांपल है जिसको हमने कल प्रोबेबिलिटी के आखिरी लेक्चर में देखा था कि अगर कॉइन को आप 3 बार उछाल रहे हो और आपने एक एक्स रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका नाम है नंबर ऑफ हेड्स, तो बताइए एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं. सर एक्स कैन बी 0, एक्स कैन बी 1, एक्स कैन बी 2, एक्स कैन बी 3. यहां तक आपने मेरे साथ किया था.
हमने सैंपल स्पेस बनाया था, देखा था एच 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 टी टी एंड सो ऑन, हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे और हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू की मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली थी, दैट वाज 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, टोटल प्रोबेबिलिटी वाज कमिंग टू 1। और उसके बाद सर हम लोगों ने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया था। अब अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं, और वो खास बात ये है सर कि आपको पता है विदाउट मेकिंग दिस कंप्लीट मैनुअल थिंग कि एच 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 टी टी ये सब लिखे बिना सीधे किसी मशीन में आप अपनी वैल्यूज डालो 0 1 2 3 की और आपको उसका प्रोबेबिलिटी मिल जाए, तो फिर तो लाइफ जिंगालाला हो जाए। कितना मजा आए रे दुनिया में प्रोबेबिलिटी की मशीन मिल जाए रे, मैं डालूं उसमें एक रैंडम वेरिएबल, उससे निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या बात है, गाना बन गया, जबरदस्त जबरदस्त। चलो, 1 सेकंड के लैग में तो ऐसी टेंशन लेते हैं, पता नहीं जैसे 1 घंटे का लैग आ गया हो। चलो बढ़िया, इतना बढ़िया गाना गाया वो नहीं सुनोगे, लैग की बात करोगे, बताओ। तो सर चलिए हम एक वो मशीन देख लेते हैं जिस मशीन में मैं ये 0 1 2 3 डालू ना तो मुझे 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 मिल जाए। सोचो ना, सोचो ना, अगर ऐसी मशीन मिल जाए जिसमें 0 1 2 3 डालने से उसकी प्रोबेबिलिटी मिल रही तो कितना मजा आए। ये रही वो मशीन, बाइनोमियल मशीन। मशीन बोलती है कि अगर आप इसमें x डालोगे तो इसका आउटपुट निकलेगा NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। अब ये कौन लोग हैं, इनसे पहले परिचित हो जाते हैं, इनसे पहले मिल लेते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। n का मतलब मैं समझाता हूं तुमको। तुमने यहां पर एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया? सर मैंने कॉइन को 3 बार उछाला तो n की वैल्यू 3। तुम्हारा रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ हेड। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो भी 1/2। डेटा मिल गया हमको, ठीक है सर, डेटा मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 1 2 3 मतलब x की जगह एक बार 1, x की जगह एक बार 2, x की जगह एक बार 3, ये सब डालना है और चेक करना है हमारा आंसर क्या वही आता है जो मैनुअली निकाल कर आ रहा था। यस माय डियर फ्रेंड, 3c0 p की पावर मतलब 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 3 माइनस 0, 1/8। जोरदार तालियां, मिल गई मशीन। 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। यही तो चाहते थे। इस एग्जाम्पल से आपको एक ओवरऑल व्यू समझ में आ रहा है कि यस सर, इट इज पॉसिबल टू हैव अ फंक्शन वेयर आई कैन पुट माय रैंडम वेरिएबल एंड आई कैन ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी एज द आउटपुट। आर यू गाइज विथ मी? क्या आपको ये बेसिक बात समझ में आई? यस सर, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। ये था एक्सोमेटिक डेफिनेशन। चलो, अब जरूरी नहीं है कि एक ही मशीन अप्लाई की जा सके। डेटा को पहचान के कौन सी मशीन उस पर लगानी है ये देखना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक मशीन का एग्जांपल दिया था जिसको हम प्यार से बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पहचाना जाए कि वो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है? सबसे पहले बर्नौलीज ट्रायल, उसमें बर्नौली ट्रायल लगाया जा सके। बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ 2 आउटकम्स, कि जैसे तुमने कॉइन उछाला तो या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब पहली बारी ट्रायल में अगर तुम्हारा हेड आया था तो दूसरी बारी ट्रायल में क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। तीसरे में वहां भी कुछ भी आ सकता है। तो पहले और दूसरे ट्रायल में क्या आया इससे फर्क नहीं पड़ता कि तीसरे में क्या आएगा। तो ट्रायल्स आर आपस में इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सेम रहेगी। हर अगले ट्रायल में मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 ही रहेगी एंड नंबर ऑफ ट्रायल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये कुछ बातें सेटिस्फाई हो जाएं तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे शो करते हैं? नोटेशन। तो अगर एक रैंडम वेरिएबल है x, नंबर ऑफ हेड्स जैसे हमारे एग्जांपल में था, वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है तो हम उसे नोट करेंगे लाइक दिस x, फिर ये थोड़ा सा ऐसा कर्व लगाएंगे जिसको कि हम फॉलोज बोलते हैं, फॉलोज। और उसके बाद 2 ब्रैकेट में 2 टर्म्स रहेंगी, पहला n दूसरा p। n और p ही वो 2 चीजें हैं जिससे हम किसी डेटा को पहचान सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने किया वहां भी कॉइन को 3 बार उछाल रहे हो और नंबर ऑफ हेड तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होती। यही तो 2 चीजें थी जिससे उसकी पहचान पता चल रही थी। यस और नो गाइस, आर यू गाइस विथ मी? समझ पा रहे हो? बहुत टाइम नहीं हुआ इसको पढ़े हुए। नेक्स्ट इज कमिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? मतलब वो मशीन, मैंने आपको बोला था 2 टाइप की मशीन होंगी। क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली यूजफुल व्हेन योर वेरिएबल इज डिस्क्रीट, because binomial distribution is only helpful when your variable is discrete, that's why the machine is called as PMF,
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इस मशीन में जो कैपिटल सी है दैट इज कॉम्बिनेशन एन और एक्स, इनकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं इसका मतलब क्या होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और एक्स का मतलब जिस वैल्यू की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अकॉर्डिंगली आप एक्स की वैल्यू डालते हो ना, 0 1 2 3, इट चेंजेस, इट्स अ वेरिएबल। अब आता है सर सबसे मजेदार पार्ट, जब हम इस चैप्टर को पढ़ा था ना, जहां पर हमको सबसे ज्यादा परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एंड दैट पार्ट इज दिस फॉर्मूलाज। व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? आई सेड म्यू इज इक्वल्स टू एनपी, लेकिन आप मीन निकालने के लिए तो बड़ी मेहनत किया करते थे। आप अपनी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लेते थे 0 1 2 3, फिर उनमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके उनका सम करते थे। क्या आंसर आया था उससे? 1.5। अरे मत करो ऐसा, आपके पास एक शॉर्टकट है। व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली डू n इंटू पी। अब बताओ, यहां पर n की वैल्यू 3 थी, p की वैल्यू 1/2, 3 इंटू 1/2, ओ माय गॉड, डायरेक्टली मीन आ गया। 3 इंटू 1/2 1.5, मतलब ये सब टेबल में मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक इज। अगला, व्हाट इज वेरियांस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? वेरियांस निकालने के लिए तो और तगड़ी मेहनत करी आपने सर। आपने मेरे साथ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी निकाला, फिर माइनस करके म्यू के स्क्वायर में माइनस किया, 0.75 आंसर आया। अरे क्यों करते हो इतनी मेहनत? जरूरत ही नहीं है भाई, सीधे तुम कर दो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 0.75। जबरदस्त, जोरदार ताली हो जाए भाई। क्यों बैठे हो खाली, बजा दो ना ताली, जब तुम्हारा इतना बड़ा काम जो कल तुमने इतनी मेहनत से किया था, उसको यहां पर चुटकियों में कर दिया इस मशीन ने। जबरदस्त। अब आती मोड की बात। मोड हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन आज पहले मैनुअली मोड निकालते हैं, फिर शॉर्टकट से मोड निकालते हैं। जल्दी याद करो, मोड का मतलब होता है क्या? मोड का मतलब होता है वो वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये तो तुम्हारी स्टैट्स की दुनिया में था, बेसिक स्टैट्स की दुनिया में। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी सब कुछ होता है। तो यहां पर मोड का मतलब होगा वो रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं 0 1 2 3 में, तो सर 1 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है, विच मीन्स आई हैव टू मोड्स, विच मीन्स आई हैव टू मोड्स हियर। यहां पर मेरे पास दो मोड हैं। बट हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? तो फिर मैं गया फॉर्मूले में। फॉर्मूले ने मुझे ये बताया, देखो आप छोटा सा काम करो। आप क्या करो, आप n+1 इंटू पी की वैल्यू निकालो, n+1 इंटू पी की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को एनालाइज करो। क्या वो वैल्यू इंटीजर आ रहा है, नॉन इंटीजर? अगर वो वैल्यू इंटीजर आ रहा है तो आपके दो मोड होंगे, अगर वो वैल्यू नॉन इंटीजर आ रहा है तो फिर एक ही मोड होगा। अगर वो वैल्यू इंटीजर आई तो वो जो दो मोड होंगे ना, वो कैसे निकलेंगे? पहला होगा n+1 इंटू पी और दूसरा होगा n+1 इंटू पी -1, उसके पीछे एक। वही अगर मैं बात करूं, अगर मेरा n+1 इंटू पी का वैल्यू नॉन इंटीजर है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, लेट से 2.333, तो उसके अंदर जो भी लार्जेस्ट इंटीजर बैठा हुआ बस उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, दैट इज योर आंसर। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ में आ रही। चलो चेक करते हैं बाय फॉर्मूला। मैंने निकाला n+1 इंटू पी। मेरे इस क्वेश्चन में n+1 इंटू पी का कैसे निकालूंगा, 3 और 1/2, तो मैंने किया 3+1 इंटू पी, आंसर आया 2। ओ 2 तो एक इंटीजर है, अगर इंटीजर है मतलब बाय मॉडल। अरे वाह, दो मॉडल। कौन से दो मोड? एक तो 2 खुद और एक उसके पीछे वाला, दैट इज 1। एक तो 2 खुद और एक उसके पीछे वाला 1। ओ माय गॉड, सुपर, जबरदस्त। चलिए सर, तो इस तरीके से आपको सर निकालते बन गया दैट हाउ डू वी कैलकुलेट मोड। तो मीन, मीडियन और मोड, आई मीन मीन, वेरियांस और मोड, अगर ये तीन चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है तो विद इन 3 सेकेंड्स गिव मी 3 दिमाग की बत्तियां, जल्दी 3 दिमाग की बत्तियां जला दो, जल्दी 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 भाई, जल्दी। और कोई भी भाई चैट बॉक्स में ज्यादा फोकस मत करो, पढ़ाई में फोकस करो। जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होगा, चैट में उलझ जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समझो, तुम्हारा एम समझो, यहां फोकस रखो, वहां फोकस मत रखो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे, पर हम डिस्ट्रैक्ट होने वाले नहीं हैं, प्रॉमिस मी। यस सर, हम डिस्ट्रैक्ट होने वाले नहीं हैं। हम चैट ऑफ कर देंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगला आता है सर आपके पास कि मान लो सर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें 4 बार मैंने कॉइन उछाला है और मेरी प्रोबेबिलिटी वही है 1/2, एक्स का मतलब नंबर ऑफ हेड्स होगा मान लो, तो फिर कैसे निकालोगे मोड? देख लो, दूसरी वैरायटी ऑफ मोड भी चेक कर लो। 4+1 इंटू 1/2 कितना आ रहा? 2.5। अब चेक करो 2.5 एक इंटीजर है या नॉन इंटीजर है?
सर 2.5 एक नॉन इंटीजर है, कोई अगर नॉन इंटीजर होगा तो कितने मोड निकलेंगे? वन मोड, यूनिमोडल। और वो जो वन मोड निकलेगा कैसे निकलेगा? ये 2.5 में कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर बैठा हुआ है, मैं बोलूंगा 2, दैट 2 इज द आंसर। सुपर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। इस चीज को हमने मैनुअली वेरीफाई किया, आपको समझाने के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए, आपको फील करवाने के लिए इसको भी मैनुअली किया था। हमने x की वैल्यू 0 1 2 3 4 डाली और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया और फिर चेक किया, देखो भाई इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। पहले वाले की 1/16, दूसरे वाले की 4/16, तीसरे वाले की 6/16, फिर 4/16, फिर 1/16, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 6/16। और 6/16 प्रोबेबिलिटी किसकी है? 2 की, इसीलिए तो 2 आपका आंसर आया मोड। उम्मीद है ये वाली बात भी आप समझ पा रहे हो, यस और नो। चलिए सर, अब क्या आता है सर, मान लो तुम्हारे पास ऐसे दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक दिया है n की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 1/2, दूसरा है n की वैल्यू 10 और p की वैल्यू 1/2। तो आप चाहो तो दोनों को मर्ज करके एक नया बाइनोमियल वेरिएबल बना सकते हो, विच विल हैव पैरामीटर एज n1 प्लस n2 कॉमा p, मतलब 10 प्लस 3 13 कॉमा 1/2। ठीक है सर, चलिए तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। हियर वी कम्स विद एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ यू हैव टू रैंडम वेरिएबल x एंड y, आप जब दोनों को मर्ज करते हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए और फिर उनके n1 और n2 आपस में जुड़ जाएंगे। परफेक्ट सर, चलो नाउ एप्लीकेशन वही है सर, छोटे मोटे एग्जांपल्स हमारे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, डाइस एटसेट्रा में इसका यूज होता है। ये देखिए सर, जैसे एक का था 8,1/3, दूसरा का था 3,1/3, जब आपने दोनों को जोड़ा तो वो बन गया 11,1/3, दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल। अब हम आते हैं सर सीधे एग्जांपल्स में। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ टेल्स इक्वल टू 3। आपने कॉइन को 5 बार उछाला, तो बताइए कि नंबर ऑफ टेल 3 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले आइडेंटिफाई करूंगा, इन दिस क्वेश्चन माय रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी होती है, टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। 5 बार कॉइन उछाल रहा तो n की वैल्यू हो गई 5, तो बाइनोमियल वेरिएबल बन गया मेरा x फॉलोज b ब्रैकेट के अंदर 5, 1/2। अब मुझे निकालना है x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, तो मैं लेकर आया मेरा मशीन NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x, उसमें n की जगह डाल दिया 5, x की जगह डाल दिया 3, p की जगह डाल दिया 0.5 या 1/2 और फिर ऊपर पावर कर दिया 3, फिर q की जगह भी 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2 और पावर में 5 माइनस 3 दैट इज 2। पूरे को सॉल्व किया, आंसर आ गया 10/32। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ हो और आपको चीजें समझ में आ रही आराम से। फिर सर हम एक अगली बात पर जाते हैं, हमको ये प्रॉपर्टीज समझनी है। कौन सी प्रॉपर्टी सर? ये वाली दो प्रॉपर्टी बेटा। यहां पर एक चीज लिखी हुई है दैट वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस इज n/4। दो तरीके हैं, या तो रट लो या तो समझ के याद कर लो। तो हमने पहले समझा ये वाला पूरा एग्जांपल लेके कि चलो भाई मान लो n की वैल्यू 10 है और मैं p और q की वैल्यू केस वाइज चेंज कर रहा हूं। ठीक है, p रखा 0.1 मतलब q की वैल्यू 0.9, p रखा 0.8 मतलब 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, ऐसे डिफरेंट 8 केसेस लिए और सब में मीन और वेरियंस चेक किया। आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जैसे जैसे मैं p की वैल्यू बढ़ाता हूं ना, वैसे वैसे मीन बढ़ता है और जैसे जैसे p की वैल्यू बढ़ाता हूं वैसे वैसे वेरियंस भी बढ़ता है। लेकिन वेरियंस सिर्फ तब तक बढ़ता है जब तक मैं 0.5 में जा रहा हूं और जैसे ही मैं 0.5 से ऊपर गया वेरियंस घटना चालू हो जाता है। तो पहली चीज, सारे केसेस में मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस। देखो 1 इज मोर देन 0.9, 2 इज मोर देन 1.6, 3 इज मोर देन 2.1, सारे केसेस में ये तो फॉलो हो रहा है। लेकिन आपका वेरियंस का मैक्सिमम वैल्यू गया है 2.5 और ऐसा तब हुआ है जब p और q दोनों बराबर थे। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस तभी जाएगी जब आपका p और q बराबर होगा, और अगर आपका p और q बराबर होगा तो p की वैल्यू भी 1/2 और q की वैल्यू भी 1/2। तो ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस का हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं n इंटू p इंटू q विच इज n/4। तो कितने लोगों को n/4 ना सिर्फ याद है बल्कि उसका फंडा भी अब रिकॉल हो गया है? Why it is n/4? Give me your दिमाग की बत्ती। सुपर, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 17.4। कॉइन 10 बार उछाला गया। अज्यूमिंग द कॉइन इज अनबाइस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड? पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखो, उसको समझना सीखो, उसके पैरामीटर ढूंढो।
कॉइन 10 बार उछाल रहा हूं मतलब n की वैल्यू 10, क्योंकि मेरा जो मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी वो है हेड्स की, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ हेड्स, और हेड्स का एक बार में आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो p की वैल्यू 1/2, तो मिल गया मुझे डिस्ट्रीब्यूशन x फॉलोज b ब्रैकेट में 10, 1/2। अब तुमसे पहला पार्ट में पूछ रहा है x इक्वल्स टू 4 की प्रोबेबिलिटी बता दो। मैं लेकर आ गया मशीन, मेरी मशीन में n की जगह 10 डाला, x की जगह 4 डाला, 1/2 की पावर 4 किया और 1/2 की पावर 10 - 4 किया, आ गया आंसर 210/1024। दैट इज व्हाट, समझ में आ गया 4 हेड्स का। अगला प्रश्न है एटलीस्ट 4 हेड। भाई साहब एटलीस्ट 4 हेड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 4 हेड आए, तो कम से कम 4 मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि अगर 10 बार कॉइन उछालोगे तो मैक्सिमम 10 हेड भी आ सकते हैं ना। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने। एक तरीका तो ये था, पर दूसरा एक शॉर्ट तरीका था। दूसरा शॉर्ट तरीका ये था नॉट लेस देन 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक काउंट करने की बजाय मैं एक काम करता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 तक 0, 1, 2, 3 तक काउंट कर लेता हूँ और इसको टोटल 1 में से माइनस कर दूंगा। तो बात एक ही है, चाहे आप आगे से करो चाहे 1 माइनस करके करो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो 0, 1, 2, 3 चारों की सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकाली और उसके बाद 1 से माइनस किया, मेरा आंसर मैच कर गया 842/1024। और जो थर्ड पार्ट है वो तो हम ऑलरेडी सेकंड में सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3, मतलब 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 का तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 176/1024, दैट्स द आंसर ऑफ पार्ट 3। सिंपल। अच्छा, एक खास बात बताता हूं आपको, whenever there is a question of coin, तो एक बात समझ लेना, क्योंकि कॉइन के केस में तुम्हारी p और q दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो वी कैन सिंप्लीफाई अवर फॉर्मूला। हाउ? जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास p 1/2 है, q 1/2 और n 10 है, तो तुमने 10c(x) रखा है ना, p की जगह 1/2 की पावर x किया, q की जगह 1/2 की पावर 10 - x किया। फिर तुमने देखा अरे यहाँ तो रूल ऑफ इंडाइसिस लग जाएगा, और रूल ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से अगर कॉमन बेस होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो तुमने क्या किया, x को 10 - x के साथ ऐड कर दिया, x और x कैंसिल, तो फिर तो ये वैल्यू फ्रीज हो गई। हाँ, तो शॉर्टकट बन गया मेरा 10cx डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10, विच मीन्स 10cx डिवाइडेड बाय 1024। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए। दैट इज द स्मार्ट वर्क। बिल्कुल सही बोला बच्चा आपने, दैट इज द स्मार्ट वर्क। बट दिस स्मार्ट वर्क इज एप्लीकेबल नॉट ऑलवेज, ओनली इन केस ऑफ कॉइन। ठीक है। 17.2 देखो, if 15 dates are selected at random, what is the probability of getting to Sunday? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज माय रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो तुमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडेज बोल रहा है, तो x की वैल्यू तुम्हें 2 रखनी, मतलब x का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ संडेज। ठीक है। अब बताओ किसी भी डे में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सक्सेस 1/7। संडे ना आने की प्रोबेबिलिटी 6/7। सोचो ना, रैंडमली तुमको कैलेंडर दे दिया तुम्हारे सामने, बोला कोई भी डेट चुनो, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, संडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/7। तो ये हो गया p, ये हो गया q, बन गया आपका रैंडम वेरिएबल। क्या है रैंडम वेरिएबल आपका? x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ नंबर ऑफ आउटकम्स एज 15, नंबर ऑफ ट्रायल एंड प्रोबेबिलिटी इज 1/7। बस अब इसके बेसिस पर जो भी आपसे पूछा है वो मशीन में डाल दो। n की जगह 15 डाल दिया, x की जगह 2 डाल दिया, p की जगह 1/7 डाल दिया, उसका पावर x कर दिया, और फिर q की वैल्यू आ गई 1 - 1/7, 6/7, उसकी पावर कर दिया 15 - 2। इस पूरे को सॉल्व किया, आई हैव गॉट द वैल्यू। क्या आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ रहा है? जल्दी बताइएगा भाई। एमवी सर का पोस्ट देख लीजिएगा आप सभी क्लास के बाद। चलो अब तुमने इतना क्यूरियस कर दिया, अभी देख लेता हूँ। मैं चैट को इग्नोर कर रहा था लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट करवा दिए भाई, अब देखना ही पड़ेगा। कुछ तो वायरल होने वाला है, कुछ तो वायरल होने वाला। ओ माय गुडनेस, जबरदस्त, शी सेड यस, जबरदस्त भाई। तो आज तो यार अपन लोग ना 5000 लाइक पहुंचा देंगे इसमें, है ना। जितने चाहते हो तुम, जितने कर सकते हो उतने ज्यादा लाइक जाके करो, ठीक है। मजा आ गया, सर ने तो दिल खुश कर दिया। मतलब सर ने आखिरकार रिवील कर दिया that now the WIP is not WIP, it is converted into the finished goods। तो जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले तो। कॉन्ग्रेचुलेशन एमवी सर, मजा आ गया आपकी पोस्ट देखकर। मैं 2-2 बार लाइक कर रहा हूं, हालांकि एक ही बार लाइक होगा, बट फिर भी 2-2 बार लाइक कर दिया। चलिए सर, अपनी तसल्ली के लिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, जबरदस्त। तालियां बजती रहनी चाहिए। बिग राउंड ऑफ एप्लॉज वंस मोर टाइम फॉर एमवी सर। बहुत बढ़िया सर, करें फिर कंटिन्यू क्लास को,
है ना। उसके बाद भाई जाके देख लेना सब क्लास के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं नहीं दिखा सकता आप लोगों को, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 0.2888। अगला क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज इन एन इंडस्ट्री इज 10% ऑफ सफरिंग। ऑक्यूपेशनल डिसीज मतलब काम करते वक्त होने वाली बीमारियां। जैसे कोल माइन में काम करने वाले लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए इवन आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशंस, द प्रोबेबिलिटी इज 10%। और तुमको यहां पर बोल रहा है कि मैंने 5 लोगों को रैंडमली चुना, तो बताओ 3 से ज्यादा लोगों को, 5 लोगों को चुना, 3 से ज्यादा लोगों को डिसीज हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रैंडम वेरिएबल। माय रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ पीपल सफर्ड ड्यू टू द डिसीज, या नंबर ऑफ पीपल हु विल कॉन्ट्रैक्ट विद द डिसीज, नंबर ऑफ पीपल सफर्ड। किसी को सफरिंग आ जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.10, सफरिंग ना आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.10। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 से ज्यादा लोगों को सफरिंग आए, मतलब 3 4 5, क्योंकि मैक्सिमम 5 है, 3 4 5 तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। यहां पर तुम्हारा स्मार्ट वर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू अलग अलग है, तो तुमको तीनों को मैनुअली ही सॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव एनी शॉर्टकट हियर, ठीक है सर। चलिए गुड। तो भाई जो बच्चे सोशल मीडिया में नहीं है ज्यादा, मैं उनको बता दूं, एमवी सर ने पोस्ट डाली है जिसमें सर ने लिखा है शी सेड यस, मतलब जो हमारी भाभी जी हैं उनके साथ सर ने फोटो डाली है। और बस भाई अब और क्या बोलूं, इतना काफी बोलने के लिए, है ना, इतना काफी वायरल करने के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग दिस रिलेशनशिप। अब कभी कभी सर हमको ये रिलेशनशिप की मदद से भी चीजों उल्टी निकालती बननी चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन में देखो, छुपे रुस्तम तरीके से 6 की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 6 लिखने की बजाय उन्होंने अंग्रेजी में 6 लिख दिया, देख रहे हो आप, नंबर वाला 6 लिखने की जगह अंग्रेजी में लिख दिया ताकि इंसान को दिखे ही ना। हमको दिख गया भाई, हमको दिख गया। तो बोल रहा है 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो 4 इंटू, अब यहां पर तुमने मशीन अप्लाई कर दी, 6c4 मतलब फंक्शन लगा दिया, p की पावर 4 q की पावर 2, 6c2 p का स्क्वायर q का पावर 4। इसको सॉल्व किया तो ये 6c4 और 6c2 तो सेम होते हैं, कट गए। फिर इनको यहाँ नीचे लेकर आ गए तो यहाँ पर बच गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर 1/4, तो पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू 1/2, सॉल्व किया तो आ गया क्यू का वैल्यू 2/3, तो पी का वैल्यू 1/3। यही तो आपसे पूछ रहा था भाई। नाउ अगला फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुमको मीन और एसडी की वैल्यू दी है, और मीन और एसडी की वैल्यू के बेसिस पे तुमसे पूछ रहा है कि बताओ बाइनोमियल के पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो मैंने बोला देखो मीन 6 एसडी 2, पहले तो एसडी को वेरियांस करता हूं क्योंकि मुझे वेरियांस का फॉर्मूला पता है। तो मैंने 6 की जगह एनपी रख दिया, मतलब एनपी की वैल्यू 6 के बराबर कर दी और एनपी क्यू की वैल्यू 4 के बराबर कर दी। अब यहां पर p की जगह रख दिया 1/3, तो n की वैल्यू हो गई 18। वो अब ये n की वैल्यू, सॉरी पहले इसको सॉल्व किया, np की जगह 6 रख दिया तो q की वैल्यू आ गई 2/3, q की वैल्यू 2/3, तब जाके मुझे p की वैल्यू 1/3 मिली, और फिर इस 1/3 को मैं यहां पर रखता हूं, तब जाके मुझे n18 मिलता है। समझ रहे हो बात को। यहां से 6 उठा के इसकी जगह डाला तो ये बन गया 6q इक्वल्स टू 4, तो q की वैल्यू 4/6 मतलब 2/3, और q की वैल्यू अगर 2/3 तो p की वैल्यू 1/3, और फिर जाके मैंने ये np में p की जगह 1/3 डाला तो n की वैल्यू आ गई 6 3 जा 18। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई भाई? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाई थम्स अप दे दो, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इस अंग्रेजी को पढ़ें। एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस आफ्टर इट फेल्स। एक बार मतलब 4 बार तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, एक बार फेल होता है, 3 बार सक्सेस होते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी इज 3/4, 0.75% चांस में सक्सेस होता हूं, 25% चांस में फेल होता हूं। तो P मिल गया 3/4, Q मिल गया 1/4। आप इस एक्सपेरिमेंट को मान लो 5 बार रिपीट करते हो, मतलब n की वैल्यू 5। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 3 बार नहीं, नो सक्सेस, आपकी सक्सेस की वैल्यू 0 हो जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालना है तो nc(x) p की पावर x q की पावर n माइनस x, 5c0 3/4 की पावर 0 एंड 1/4 की पावर 5 माइनस 0 विल गिव यू द आंसर। 17.7 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वैसे तो एमसीक्यू लायक नहीं है। 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 512 टाइम्स। ये लाइन पढ़ती मैं कंफ्यूज पहले ये हो गया कि n की वैल्यू 6 लूं या 512 लूं, तो समझना आगे पढ़ोगे क्वेश्चन तो खुद समझ जाओगे। ओ क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है,
मतलब ये 512 इसलिए दिया हुआ है ताकि मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकूं। मतलब बाकी बचा हुआ क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि हाँ 6 कॉइन टॉस किए तुमने तो एन की वैल्यू 6, आपको निकालना नंबर ऑफ हेड्स, तो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और क्योंकि आप 6 बार उछाल रहे हो तो 0 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू बता दो, तो मैंने बोला सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि कॉइन का क्वेश्चन है तो स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो मैंने एक शॉर्टकट बना दिया 6cx/64। अब पूरी टेबल क्रिएट करी 6c0 6c1 6c2 6c3, तो मुझे पूरी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज मिली 0 1 2 3 4 5 6 की। फिर उनको मैंने 512 से मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिल गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब देखकर ये समझ में आ रहा है कि एमसीक्यू लाइक सवाल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टॉप लेवल पर लेकर जाता है और आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। यहां पर मोड निकालिए, बोल रहा है मोड निकालिए जब आपको मीन और एसडी दिया हो। तो फिर से वही बात, पहले मीन और एसडी की मदद से एनपी की वैल्यू एनपी क्यू में रखो, क्यू की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू को एनपी में डालो, एन की वैल्यू निकालो। एक बार एन और पी की वैल्यू पता चल गई फिर मोड निकाल दो, सिंपल। तो ये मैं फिर से नहीं बता रहा हूं भाई, बस एक ही चीज एक्स्ट्रा थी कि एन और पी निकाल के फिर फाइनली मोड निकालना था। फाइन सर, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद पैरामीटर 6 and 1/2 4 and 1/2, तो बताइए जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएंगे वो 10 and 1/2। अब इस वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ x + 1 मोर देन इक्वल्स टू 1। मोर देन इक्वल्स टू 1 मतलब जीरो ना हो, जीरो ना हो मतलब मैं एक बार जीरो होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देता हूं। सिंपल सिंपल सिंपल, जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट, फिटिंग ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिटिंग क्या तुम्हें करना है? फिटिंग नो। फिटिंग को हम क्यों पढ़े थे? ताकि हम थ्योरी क्वेश्चन कर सकें कि फिटिंग की मेथड को मेथड ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। एक्चुअली एक होती है प्रोबेबिलिटी की दुनिया, एक होती है फ्रीक्वेंसी की दुनिया। फ्रीक्वेंसी की दुनिया का डेटा दिया है और तुमको चेक करके बताना है क्या प्रोबेबिलिटी की दुनिया में फिट हो पाएगा। स्टोरी सुनो, फ्रीक्वेंसी की दुनिया का डेटा क्या प्रोबेबिलिटी की दुनिया में रह पाएगा? दूसरे ग्रह का बंदा इस ग्रह में रह पाएगा? फिटिंग चेक करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, तो हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा को सबसे पहले उसमें एनपी निकालते हैं। जब आप उसकी एक्स की वैल्यू देखोगे ना 0 1 2 3 4 5, तो ऑब्जर्व करके ही आपको एन की वैल्यू पता चल गई। रही बात पी की, तो मतलब पी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल सकता हूं और इस मीन को एन इंटू पी के बराबर कर सकता हूं। मीन को एन इंटू पी के बराबर किया, पी एन की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो पी की वैल्यू मिल जाएगी। वही इन लोगों ने किया है कि इन्होंने मीन निकाला, मीन इनका 0.45 आ गया और फिर सॉरी 2.25 आ गया। अब इस 2.25 को इन्होंने बोल दिया दिस इज एन पी। एन का मतलब आपको 5 पता है, 5p। तो बताइए p की वैल्यू क्या? 0.45। यही आपको करना था, ठीक है। चलो, आराधना दास शर्मा, क्या बात है। स्पैमिंग हो तो ऐसी, स्पैमिंग हो तो ऐसी भाई, स्पैमिंग हो तो ऐसी, क्या बात है। मतलब अव्वल लेवल की स्पैमिंग आज तक अपन ने देखी नहीं भाई ऐसी। सीए की प्रिपरेशन करना है, इस चैनल से जुड़ जाओ। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, नए बैचेस भी आ रहे हैं, थोड़ा सा साथ में रहोगे, इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो, यही मैं बोल रहा था ना तुमको कि ये दुनिया है वो दुनिया। चलो, फिटिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। पैरामीटर का डेफिनेशन क्या था सर? वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता था। ये लाइन इसलिए पढ़वाई थी ताकि थ्योरी क्वेश्चन आपसे बन जाए। फिर आते हैं हम लोग पॉइजन में, तो आधा पॉइजन अभी करेंगे, आधा पॉइजन कल करेंगे। तो सुनिए सर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? बाइनोमियल का ही एक बड़ा या दूसरा वर्जन है। बाइनोमियल का ही दूसरा वर्जन है। बाइनोमियल बोलता है कि मैं नॉर्मल डेटा में सब कम कर लेता हूं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बड़ा हैवी डेटा लेता है, हैवी ड्राइवर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक। अभी यार एक लार्ज बुक में एक पेज में कितने सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें से किसी एक वर्ड में एरर निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी कम होती है। तो व्हेन माय प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, when my n की value is very high, in that case I will not directly use binomial but I will come to my Poisson। तो फिर से सुनिएगा, when there is a discrete random variable, एक तो रेगुलर होता है तब आप बाइनोमियल लगाते हैं, जब एक्सट्रीम वाला डेटा होता है, एक्सट्रीम डेटा मतलब जब p की वैल्यू काफी छोटी हो, n की वैल्यू काफी हाई हो, तब हम पॉइजन लगाते हैं। क्वेश्चन देखकर खुद समझ में आ जाएगा पॉइजन क्या, टेंशन मत लो। जब पॉइजन की बारी आती है सर, तो पॉइजन एक बंदे ने दिया था जो फ्रांस के थे, साइमन डेनिस पॉइजन, ठीक है, 1837। कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। पॉइजन वेरिएबल को डिनोट कर रहा हूं मैं x फॉलोज p m। सिर्फ m क्यों लिखा आपने सर? क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का
एक ही पैरामीटर होता है, दो पैरामीटर होते नहीं है। तो नाउ उसकी मशीन क्या है? उसकी मशीन है e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। पहले पहले बच्चा देखता तो उसको मशीन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जबकि बहुत आसान मशीन है। इस मशीन में e तो खुद एक कांस्टेंट है, बताएंगे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 2.71828। उसका पावर आपको करना माइनस m, m की पावर x और x फैक्टोरियल। ये m कहाँ से निकालूंगा? दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली m दे देगा, या तो फिर m की वैल्यू निकालने के लिए आप n इंटू पी कर देना, तो भी आपको m मिल जाएगा। ठीक है सर। नाउ ये मास फंक्शन देख लो, 2.71828 की पावर माइनस m। नाउ मीन का फॉर्मूला बड़ा टफ, m मीन के बराबर भी है, m खुद ही पैरामीटर भी है, वेरिएंस भी m के बराबर है। लेकिन एक चीज याद रखना, कई बार हम फ्लो में SD को भी m बोल देते हैं, जबकि ना, अगर वेरिएंस m के बराबर है तो SD विल बी रूट ऑफ m, भूलना मत इस बात को। व्हाट अबाउट मोड सर? मोड भी m के बराबर है। जैसे आप वहां n+1 इंटू पी निकालते थे ना, यहां सिर्फ m निकालो, चेक करो m की वैल्यू इंटीजर है क्या? हाँ, तो दो मोड होंगे, m और m-1। अगर m की वैल्यू नॉन इंटीजर है तो एक मोड होगा लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ m। ओ सेम अप्रोच, वाओ कूल। ये देख लीजिए, बाइनोमियल में आप n+1 इंटू पी करते थे, चेक करते थे इंटीजर है कि नॉन इंटीजर। यहां पर वही चीज m के साथ करनी है। फिर अगर पता चल गया इंटीजर है तो दो मोड होंगे, m और m-1, और पता चल गया नॉन इंटीजर है तो लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ m। वाओ सुपर। फिर आता है सर दोनों को मर्ज करने की बात, दो वेरिएबल्स को। तो मैंने बोला एक वेरिएबल x, एक है y, दोनों को आपने एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई तो दोनों के जो m की वैल्यूज है वो जुड़ जाएंगी। सुपर, दैट्स पॉइजन। पॉइजन का मॉडल है थ्योरेटिकल पार्ट। ये मॉडल थोड़ा सा अजीब है, पर थ्योरी क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाता है। तो 3 पॉइंट हैं, आपको 4 पॉइंट देंगे ऑप्शन में और बोलेंगे बताओ इसमें से गलत कौन सा है। तो 3 पॉइंट थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना, बुक में ही दिया हुआ है। अब आता हूं एग्जाम्पल्स में। देखा, अभी भी 5 मिनट बचे हैं। एग्जाम्पल्स में आता हूं 17.16, 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 2%। प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 150 बल्ब्स आर टेकन, n की वैल्यू 150। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली एक डिफेक्टिव बल्ब निकले? पहला सवाल, व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल? माय x की वैल्यू इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, कोई भी डिफेक्टिव निकले, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि p की वैल्यू 0.02, n की वैल्यू 150, तो हमको पता चल गया कि n बड़ा है, p बहुत छोटा है। पहले m निकाल देते हैं। m की वैल्यू होती है n इंटू पी, तो 150 इंटू 0.02, 3 आ गया मेरा m के बराबर। अब मुझे इस मशीन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 निकालना, तो x की जगह 1 रखूंगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं क्या किया हमने। e को e रहने दिया, m की वैल्यू आपकी 3 आई थी तो माइनस m की जगह -3 रख दिया। फिर m की पावर x मतलब 3 की पावर 1 अपॉन x फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 अकेला 3 होता है, बच गया e की पावर -3। अब इस e की पावर -3 को कैलकुलेटर में निकालोगे कैसे? तो आप करोगे 2.71828, ठीक है, और डिवाइड इक्वल टू 1 2 3, ये आ गया 0.049। सिंपल, जो भी 2.71828 वैल्यू है, 2.71828 डिवाइड जितना भी पावर है 1 2 3, 3 पावर था 0.049। आयो कि नहीं आयो भाई? ओए आयो ना? अरे जल्दी बताओ यार, आयो कि नहीं आयो यार? आयो ना, आयो ना, आयो ना, आयो ना, आयो ना। चल, मोर देन 2 डिफेक्टिव। अब अगर तुमसे बोलता है मोर देन 2 डिफेक्टिव, तब तो तुम पागल हो जाओगे यार, क्योंकि 150 बल्ब निकाल रहे हो, तो मोर देन 2, 2 3 4 5 6 7 से लेके 150 तक, ना जी ना, उल्टा करेंगे। मोर देन 2 बोला है तो मैं क्या बोलूंगा, लेस देन 2 निकाल के 1 में से माइनस कर दो। तो लेस देन अप टू 2 मतलब या तो 0 डिफेक्टिव आए, या तो 1 डिफेक्टिव आए, या तो 2 डिफेक्टिव आए। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। जो हमसे बोलता है हम उसका उल्टा करते हैं ना, तो पहले हमने 0 1 2 किया, फिर 1 में से टोटल को माइनस कर दिया, तो हमको पता चल गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 डिफेक्टिव, विच इज वेरी लेस, 0.57। ठीक है सर। नेक्स्ट, आपने समझा ये चीज कैसे निकलती है, हाउ डू वी यूज इट? इसकी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने। मान लो m की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 1 2 3 डालना है, तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे आप? पेज नंबर 17.14, द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल से चालू करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल, देखो क्वेश्चन में खुद m की वैल्यू दे दी, आपको नहीं निकालनी है। इट इज 4। नाउ आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फोन कॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो e की पावर -4, 4 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल। 4 की पावर 0 भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है,
तो अल्टीमेटली मुझे निकालना e की पावर -4, तो वो मैंने निकाल दिया 2.71828 डिवाइड 1 2 3 4 0.0181316। क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, मुझे तो निकालते आता है, तो नो प्रॉब्लम, कूल। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है और एटमोस्ट 3 फोन कॉल, तो एटमोस्ट 3 फोन कॉल का मतलब 0 + 1 + 2 + 3, मतलब एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3, मतलब 0 1 2 3, तो चारों का अलग अलग निकाल के सम किया, आई गॉट द आंसर। ठीक है सर, ठीक है सर, मजा आया कि नहीं मजा आया ये बताओ। उसी में हम सर थर्ड एग्जांपल में आए थे, एग्जांपल 17.17, जहां पर हमने देखा मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन कंपोनेंट इज सर्टेन दैट 2% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। उसकी प्रोबेबिलिटी है 2%, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। अगर वो 120 कंपोनेंट्स एक बार में बेचता है और वो गारंटी देता है कि नॉट मोर देन 2% ऑफ एनी बॉक्स विल बी डिफेक्टिव, 2% से ज्यादा डिफेक्टिव बॉक्स नहीं रहेंगे, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम वुड फेल टू मीट द गारंटी। तो देखते हैं क्या बोलना चाहता है यहाँ पर। सबसे पहले सर P की वैल्यू बहुत छोटी है 2%, N की वैल्यू 120, मतलब M की वैल्यू आ गई 2.4। अब गारंटी के बारे में समझते हैं, गारंटी वाला फंडा क्या है। तो गारंटी में ये बोला जा रहा है कि 2% से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, मतलब जो सेलर है वो कस्टमर्स को ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपको मैं 120 का बॉक्स बेच रहा हूँ, उस 120 के बॉक्स का 2% कितना आता है 2.4, 2.4 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल यहाँ पर डिस्क्रीट वाला चल रहा है। तो 2.4 से ज़्यादा नहीं निकलने का मतलब मेरा ये कहना है 3 और मोर नहीं आएगा, इट विल बी मैक्सिमम 2 डिफेक्टिव। 0.4 तो डिफेक्टिव होता नहीं है, इट कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। तो प्रोबेबिलिटी कि वो फेल हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी कि वो फेल हो जाए मतलब उसके डिफेक्टिव 2 से ज़्यादा आ जाए, ये आपको निकालना है, 3 और मोर। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी अप टू 3 निकालते हैं, अप टू 2 और 1 में से माइनस कर देते हैं। तो या तो 0 डिफेक्टिव आ जाए, या तो 1 डिफेक्टिव आ जाए, या तो 2 डिफेक्टिव आ जाए। ये 3 केसेस में गारंटी फेल नहीं होगी। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फिर 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी कर दी, तो आपको गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। क्या आपको क्लिक हो रहा है भाई, क्या बोलना चाहता हूं मैं? बस उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया। वंस यू कैलकुलेटेड ऑल दीज थिंग्स, आपके पास यहां पर फाइनल वैल्यू आ रही 0.569596, 1 में से उसको माइनस करोगे, विल गेट 0.43। सुपर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, बातें बातें मत करो भाई, चलो चलो चलो, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। A discrete random variable x follows Poisson distribution. Find the value of probability of x at least 1, कि x की वैल्यू एटलीस्ट 1 रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात समझो, एटलीस्ट 1 मतलब 1 से ज्यादा ना रहे, मतलब 0 हो तो चलेगा, चलेगा। उसका उल्टा, एटलीस्ट 1 मतलब 1 या उससे ज्यादा रहे, तो 0 निकाल दो, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 को 1 में से माइनस किया, आंसर आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है सर यहाँ पर कि यहाँ पर m की वैल्यू में कैसे लेकर आया 2.2, हाउ डू यू गेट द वैल्यू ऑफ m। उसने m ना लिखकर घुमा कर लिख दिया चीजों को, उसने m ना लिखकर घुमा कर लिख दिया दैट योर ex इज इक्वल्स टू 2.2, योर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.2। समझ रहे हो बात को? तो e की पावर माइनस 2.2 इज इक्वल्स टू 0.1108, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ अब सर आता है थोड़ा सा एक एडवांस, एक लेवल अप। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 ऑब्लिक x मोर देन इक्वल्स टू 1। ये जो ऑब्लिक लगा होता है प्रोबेबिलिटी में, तो इसका क्या मतलब होता है याद करो। अगर प्रोबेबिलिटी में इस तरीके से ऑब्लिक आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 ऑब्लिक x मोर देन इक्वल्स टू 1, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ऑब्लिक b is equals to probability of A intersection B divided by PB. तो x less than equals to 2 intersection x less more than equals to 1 divided by the event which is already occurred which is x more than equals to 1. अब इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, ये न्यूमरेटर को कैसे इंटरप्रेट करोगे, समझते हैं। तुम ये कहना चाहते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x कि वो 2 या 2 से छोटा रहे, 1 या उससे बड़ा रहे। टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, 1 या उससे बड़ा, 2 या उससे छोटा, मतलब 1 and 2, only 2 options are there. Probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2, done, समझे। होल डिवाइडेड बाय मोर देन इक्वल्स टू 1 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके पिछले वाले में, दैट इज 0.8892। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 0.8892 किया, आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन बन जाएंगे। द पॉइंट इज डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाने के बाद न्यूमरेटर को कैसे इंटरप्रेट किया आपने, यस सर।
2 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू और 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 और 2, क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा हुआ था। इट वॉज नॉट ओनली लेस देन और मोर देन। ठीक है सर, चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं इतना पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 11 में हमारे पास दिया हुआ है सर, मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द मीन एंड एसडी वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 बोथ आर इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को बराबर लिखूंगा, अब दोनों को ओपन करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 को मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस m का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 को मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस m का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब m और m कैंसिल होगा, सामने बच जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। नाउ द पॉइंट इज मीन होता है m के बराबर, तो आंसर आ गया 3। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है एसडी, तो एसडी होता है m के रूट के बराबर, विच इज 1.732। सुपर, परफेक्ट। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोइंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू, समझने की बात है। वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 या उससे ज्यादा हो। 1 या उससे ज्यादा हो मतलब 0 या उससे कम ना हो, मतलब 0 ना हो। तो कुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू का मतलब नॉट 0। नॉट 0 का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। फिर से फॉर्मूला लगाया, सब कुछ किया, तब मुझे पता चला कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2.7। तो m और 2.7 बराबर हो गए, तो m की वैल्यू 2.7। अब एक बार तुमको m की वैल्यू पता चल गई तो मोड कैसे निकालोगे? अगर तुमको एक बार m की वैल्यू पता चल गई, लाइक m इज 2.7, तो बताइए मोड कैसे निकालोगे? कल ही बताया था मैंने, मोड के भी वही अप्रोच होंगे, वही अप्रोच होंगे ना। क्या m की वैल्यू इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? सर नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर है तो एक ही मोड होगा, कैसे निकलेगा वो एक ही मोड? लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 विच इज इक्वल्स टू 2। क्या आप लोगों को मोड 2 समझ में आ गया? भाई जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए। वेरी गुड दीपक भाई, सुपर्ब, बहुत शानदार, सुपर्ब। नाउ the standard deviation of a Poisson variate is 1.732। what is the probability कि आपकी वैल्यू लाई कर रही है फ्रॉम -2.3 से लेके 3.68 तक। अब सुनना मेरी बात, आपको एसडी की वैल्यू दे दिया है। एसडी की वैल्यू से क्या पता चलता है? सर एसडी की वैल्यू रूट एम के बराबर होती है, तो अगर मैं एसडी की वैल्यू को स्क्वायर कर दूं तो मुझे एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो एम की वैल्यू आई हैव गॉट एज 3। नाउ अब मुझे देखना है -2.3 से लेके 3.68 के बीच में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। तो -2.3 से लेके 0 तक तो कोई वैल्यू आती नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइसन वेरिएट में सिर्फ और सिर्फ 0, 1 2 3 ही चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही चलते हैं, नेगेटिव इंटीजर चलते नहीं है। तो -2.3 से लेके 3.68 तक 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट आर 0, 1, 2, 3, दैट्स ऑल। 0, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और 3.68 के ऊपर जाओगे तो 4 हो जाएगा, वो उसके ऊपर चला जाएगा तो उसके पीछे तक 3। तो आई होप ये बात तो समझ में आ गई, 0, 1, 2, 3 क्या है। ठीक है सर, आ गया। अब देखो, ये चारों की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी। m की वैल्यू आपको पता है, e की पावर -3, 3 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e की पावर -3, 3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e की पावर -3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते 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 हम आगे चले गए। डन डना डन डन। इस क्वेश्चन में भी देखो क्या करना चाहता है आपसे, बोल रहा है ये इक्वेशन आपको बता दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस 90 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 के बराबर है। अब बताओ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो SD पूछा है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इस पूरी इक्वेशन की मदद से m निकाल देता हूं। एक बार m पता चल गया तो m का रूट कर दूंगा, जो भी m का रूट आएगा वही मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। So probability of x equals to 2 e की पावर माइनस m, m का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू e की पावर माइनस m अपॉन m का पावर 4। अब देखो दोनों तरफ ना e की पावर माइनस m कॉमन लेना पड़ेगा। जब दोनों को कैंसिल किया, अब देखो दोनों तरफ m स्क्वायर भी कॉमन आ गया, फिर आपने m की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी। सो पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट था कि समझना। बाकी तो ये MCQ लायक सवाल ही नहीं है, ऑप्शन से हो जाता ना सीधे। फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से हमने बायनोमियल में फिटिंग करी थी उसी तरीके से सर हम लोग फिटिंग कर सकते हैं पॉइसन के अंदर भी। बायनोमियल में फिटिंग करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया से आए हुए डेटा का मीन निकाला था और उसको NP के बराबर किया था। यहां तो हम सीधे उसका मीन निकाल के उसको m के बराबर कर सकते हैं। यहां तो और इजी हो गया फिटिंग करना। जैसे ही m की वैल्यू आ गई, एक बार सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, उस प्रोबेबिलिटी में मैंने n की वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई, दोनों को ऑब्जर्व किया तो बोला हाँ आसपास लग रहा है, फिटिंग थोड़ी बहुत मैच कर रही है। डन, दैट वाज अबाउट पॉइसन। क्या हम लोग तैयार हैं भाई नॉर्मल पढ़ने के लिए? बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स स्टार्ट सर।
नॉर्मल या जैसे कि हम बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये सर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि अभी तक जो आप लोग दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, बाइनोमियल और पॉइसन, दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए थे, लेकिन अब जो हमारे पास आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस के लिए होगा। तो कॉन्टिन्यूस के लिए एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ इसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। कैसे वर्क करता है सर ये डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जब होती हैं तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। हम लोग सम ऑफ एफ नहीं कर सकते, तो हमारी कंडीशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। लेकिन भाई टेंशन मत लो, हमको इंटीग्रेशन करना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बताया था मैंने, इंटीग्रेशन हमको करना थोड़ी होता है यहाँ पर। चलो, तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है सर। एक्चुअल में हमारे पास बनाया जाता है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको देखकर हम ये बोलते हैं सर कि हमारा, लेट्स से कोई भी एग्जांपल ले लो आप, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एवरेज वेट के पास ज़्यादा लोगों की चांसेस होती हैं कि मान लो मैंने एक क्लासरूम में मान लो 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट में से मैंने रैंडमली किसी स्टूडेंट को चुना, तो उस स्टूडेंट का वेट, एवरेज वेट होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और उस स्टूडेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इसके चांसेस कम है। फिर से सुनना, मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट चुना, उसका वेट, एवरेज वेट हो, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, और उसका वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो, इसके चांसेस कम है। तो जितना जितना आप सेंटर की तरफ जाते हो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जितना जितना आप दूर की तरफ जाते हो आपकी प्रोबेबिलिटी डाउन होने लगती है। इसी चीज़ को हमने सिमेट्रिक फॉर्म में दिखा दिया कि देखो सेंटर में पीक है, सेंटर में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जैसे जैसे दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो सर ये एरिया क्या बता रहा है, ये जो नॉर्मल कर्व है ये क्या है? ये नॉर्मल कर्व ही हमको प्रोबेबिलिटी निकाल कर देता है इन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला यूज करने की, आप एक बार नॉर्मल कर्व समझ लो, आपकी लाइफ जिंगा लाला। अब समझो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट, टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी के बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर में मैंने एक लाइन खींची है, अब बताओ इस तरफ का और इस तरफ का एरिया कितना, तो तुम बोल दोगे सर क्योंकि सिमेट्रिक फिगर बना है और टोटल एरिया 1 के बराबर है, तो आधा 0.5, आधा फिर 0.5, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपने सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा था, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड ऑल थ्री आर ऑलवेज इक्वल। वेरी गुड सर, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। दूसरी बात, इसको नॉर्मल बोलते क्यों है? इसको नॉर्मल इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिशियन लोगों को ये ऑब्जर्व हुआ कि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल फॉलोज दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको बोल दिया ये तो नॉर्मली पाया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब समझना एक बात, खास बात, और वो खास बात सर ये है, वो खास बात ये है सर, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप सेंटर से स्टेप्स लेकर आगे जाते हो तो कितना कितना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो यार, अगर मैं आपको अभी इतना सिखाया ना, तो इस बेसिस पे तो आप 2-3 आंसर ही दे सकते हो कि मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है जिसमें मीन की वैल्यू 50 है और एसडी की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछूं तो तुम तो इसमें यही बस बता पाओगे कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50, तो तुम बोलोगे 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 50, तो तुम बोलोगे 50%। दो ही पॉसिबिलिटीज तो हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 50 50%। लेकिन अगर मैं तुमसे बीच की वैल्यूज पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 60, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 40, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 30, क्या ये सारी चीजें तुम इस बेसिस पर निकाल पाओगे कि 0.5 वैल्यू है? ना सर, उसके लिए हमको ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा। ये वाला चार्ट हमको क्या बताता है, अगर तुम म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक जा रहे हो तो तुम्हारा एरिया होगा 34.13, एक सिग्मा और आगे बढ़ोगे तो 13.6, एक सिग्मा और आगे बढ़ोगे तो वो आ जाएगा 2.13। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बराबर बराबर स्टेप बढ़ रहा हूं लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है? सर क्योंकि जितना सेंटर की तरफ होते हो उसकी हाइट ज्यादा होती है कर्व की, जितना जितना एक्सट्रीम्स में जाते हो तो हाइट कम होती जाती है कर्व की। इसलिए म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक 34, म्यू प्लस सिग्मा से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा तक थोड़ा कम हो गया 13.6, और एक स्टेप आगे बढ़े तो और कम हो गया 2.13, और उसके बाद 3 सिग्मा से लेके इंफिनिटी तक बचा हुआ 0.13%, ठीक है। तो उसका सर हम लोगों ने ये वाला चार्ट बनाया, ये देखो म्यू से लेके म्यू सिग्मा तक का प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, म्यू से म्यू 2 सिग्मा तक
2 सिग्मा से 3 सिग्मा था, 3 सिग्मा से इन्फिनिटी। इस पूरे को आप टोटल करके देखो, आपका 50% आ रहा होगा। इस पूरे को आप टोटल करोगे, आपका 50% आ रहा होगा। ये 50% एक साइड को शो कर रहा है। यही सेम टाइप का पैटर्न लेफ्ट साइड में भी अप्लाई हो जाएगा आपका। सेम चीज आपकी लेफ्ट साइड में भी अप्लाई हो जाएगी कि म्यू से म्यू माइनस सिग्मा की तरफ जाओगे तो भी आपका 34.13, और लेफ्ट में जाओगे 13.59, और लेफ्ट में जाओगे 2.14, और लेफ्ट में जाओगे 0.135। सिंपल है, ठीक है। चलो नाउ, तो अगर अब मैं तुमको ये दिखा देता हूं और अब मैं अपने क्वेश्चन को बदलता हूं और क्वेश्चन में कुछ और लेकर आता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने तुमसे बोला, अरे कहाँ गया वाला एग्जाम्पल, रुक जा भाई, ओ भाया ओ भाया ओ भाया, कहाँ गया, हाँ ये वाला देखो, ये रहा एग्जाम्पल। मान लो तुम्हारा मीन का वैल्यू 80 है, मान लो तुम्हारे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 10 है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 80, लेस देन 80 की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब सेंटर से लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो तुम बोलोगे 50%। अगर मैं तुमसे बोलूं मोर देन 80 की प्रोबेबिलिटी कितनी, तुम बोलोगे 50%। लेकिन अगर मैं अब तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 70, तो कैसे निकालोगे लेस देन 70? सर लेस देन 70 निकालने के लिए मैं यहां पर आऊंगा, नहीं मोर देन 70, शायद लेस देन 70, ये वाला एरिया निकालूंगा पूरा। देखो ये वाला एरिया, ये 70, इसके लेफ्ट का एरिया, लेस देन 70 बोला है ना, तो कैसे निकालेंगे सर इसके लेफ्ट का एरिया? देखो भाई, हमको ये वाला एरिया ऑलरेडी पता है 34.135, तो टोटल 50% में से अगर हम 34.135 हटा देते हैं, सुनिएगा 80 से लेके 70 तक का एरिया है 34.135, आप अपने टोटल 50% में से 34.135 हटा दोगे तो बताओ यहां पर कितना बच जाएगा आपका, 50 माइनस 34.135, इसी को हम लोग बोलेंगे 15.865, इसलिए 15.865 आया। और चेक करें एग्जांपल्स, ये लो अगला, x मोर देन 100, x मोर देन 100 मतलब 100 ये है, 100 का राइट का पोर्शन। तो भाई एज पर द चार्ट मुझे यहां से लेके 80 से लेके 100 तक का परसेंटेज पता है। 80 से लेके 100 तक का कितना है सर? 80 से लेके 100 तक का है 34.13 प्लस 13.59, 34.135 प्लस 13.59। तो मैं एक काम करता हूं, अगर इतना एरिया मुझे पता है तो टोटल 50% में से इसको रिमूव कर देता हूं। 50 माइनस 34.135 माइनस 13.59, दैट इज 2.275। आयो भाई आयो, अरे वाह, हमारे एमवी सर पधार गए क्लास में, क्या बात है सर। अभी तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है सर, मैं आपके सेशन में आया था, क्या मजे कर रहे थे बच्चे लोग, तो फुल एकदम आनंदम 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 कर रहे थे। आप बताइए सर आपको कैसा फील हो रहा है, आपके मतलब आपका जो इतना सुपर सीक्रेट था आप सबके सामने आ गया, तो कैसा हल्का फील हो रहा है क्या आपको? हाउ डू यू फील एक्चुअली? चलिए कूल। अगला सर x लेस देन 90। अब मैं तुमसे लेस देन 90 पूछूं तो क्या करोगे तुम लेस देन 90 में? लेस देन 90 में तुम बोलोगे देखो ये वाला एरिया, लेस देन 90 मतलब ये वाला एरिया, दिस मच, इतना एरिया हमको शेड करना है, और साथ में ये पूरा 0.5, तो इतना एरिया तुम्हारा होता है 34.13, इतना होता है 50, तो 50 और 34.13 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 84.135। समझ रहे हो बात को? आपका पर्पल का लेफ्ट साइड का पूरा एरिया है 50% और ये वाला एरिया 34.135, तो टोटल हो जाएगा आपका 84.135। यस और नो? हैव यू गॉट इट गाइस? हैव यू गॉट इट? चलो कूल। नेक्स्ट x लेस देन 110, x लेस देन 110, x लेस देन 110 मतलब तुम यहां का लेफ्ट पूछ रहे हो? बाप रे, मतलब ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो गया। x लेस देन 110 मतलब ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो गया। तो मैंने बोला देखो एक काम करता हूं, इतना एरिया निकाल देता हूं, उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। तो बताइए 3 सिग्मा के बाहर का एरिया कितना है? 0.135। तो टोटल 1 में से 0.135 अगर मैं हटा देता हूं, या फिर ऐसा बोलूं मैं तुमको कि 100% में से 0.135% हटा देता हूं, तो कितना परसेंट बचेगा बताओ? 99.865%। चलेगा जी? परफेक्ट है? हाँ बहुत शानदार, वेरी गुड जानवी, सुपर। रोहित बोल रहे सब वैल्यूज रटनी पड़ेगी? नहीं रटनी पड़ेगी, नहीं रटनी पड़ेगी, अभी समझाने के लिए है, फिर आप देखना क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है ये चीज।
रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो कि आपके पास ये चार्ट बना हुआ है तो उसको देखकर भी आपको करते बनता है कि नहीं। क्या बच्चे उस चीज की टेंशन लेते हैं जिसकी नहीं लेनी चाहिए। इंसान इस चीज की टेंशन ले रहा है कि मुझे तो टेबल नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहेंगी वैल्यूज। भाई वैल्यू दे भी दूंगा तो क्या तुमको अप्लाई करते बनेंगी, मैं वो सिखाने बैठा हूं अभी, है ना। समझ गए बात को। चलो गुड, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई। अब मेरी एक बात और सुनना, इस चार्ट की मदद से तुमको मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिसमें 80, 90, 100, 110 आ रहा है, 50, 60, 70 आ रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं लाइक 65 वाला, तो क्या ये चार्ट सफिशिएंट है हमको समझाने के लिए वो चीज। अगर मैं तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 65, तब तो नहीं बता पाओगे सर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हमको डेटा दिया गया है वो तो सिर्फ म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए दिया गया है। तो ऐसे केस में हमको जरूरत पड़ती है जेड टेबल की, ठीक है, जो कि हम देखेंगे आगे चलकर। तो चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको पहले हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन। Various mathematical experiments have proved that most of the continuous random variable will follow normal distribution. It is a universally accepted distribution. ठीक है। Now ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए काम आता है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इसका कोई यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात, नॉर्मल वेरिएबल को दिखाया कैसे जाता है, एक्स फॉलोज कैपिटल एन ब्रैकेट ओपन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है और पैरामीटर है म्यू एंड वेरियांस। दीज आर द टू पैरामीटर्स, ठीक है, म्यू एंड वेरियांस। चलो अगला पॉइंट, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये वाली चीज याद रहनी चाहिए। मीन डेविएशन 0.8 सिग्मा, सिंपल याद रख लो बस। मीन डेविएशन पूछ ले 0.8 सिग्मा, क्वार्टाइल पूछ ले म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो क्वार्टाइल 1 निकालना हो तो म्यू से लेफ्ट में चले जाओ 0.675 सिग्मा, और क्वार्टाइल 3 निकालना हो तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा निकल जाओ। देन नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले रेशियो बिटवीन एमडी एसडी क्यूडी एमडी एसडी, तो 10:12:15, ठीक है सर। चलो ये चीज हमने प्रूव भी करी थी। दूसरी बात सर, जो कर्व हमारा बनता है ना, जो एरिया को शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी के, उस कर्व को हम लोग नॉर्मल कर्व बोलते हैं और उसको साथ साथ प्रोबेबिलिटी कर्व भी कहा जाता है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व? द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। व्हाट अबाउट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि जब तुम्हारा ये चार्ट बनता है, ठीक है, तो मान लो तुम बीच में बैठे हुए हो, ये पर्पल में तुम बीच में बैठे हो, यहाँ पर लेट से तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, और तुम अगर यहां पर नजर डालो तो तुमको ये कॉन्वेक्स फिगर दिखेगा, कॉन्वेक्स, और ये वाले फिगर कॉनकेव दिखेंगे। तो कोई भी कर्व जो है वो अपना कॉन्वेक्स और कॉनकेव को किस तरीके से चेंज करता है, कोई भी कर्व अपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव को किस तरीके से चेंज करता है सर, उस पॉइंट, जिस पॉइंट से उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात तो सही बोल रहा है इशू, एकदम स्पेसशिप जैसा लग रहा है, नासा जैसे लॉन्च करने वाला अभी रॉकेट, है ना भाई, सही बात है। तो हमको बस याद रखना है सर, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। ये दो पॉइंट से हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स में बदल जाता है और कॉन्वेक्स कॉनकेव में बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट, टेल्स ऑफ द नॉर्मल कर्व। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए सर, कि जो नॉर्मल कर्व बनता है ना, उसकी जो पूंछ है टेल, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। टेल मतलब पूंछ, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, इनफाइनाइटली सीधे जाती है वो, ठीक है सर। नाउ सिमेट्रिकल का मतलब क्या है सर? सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर आप बीच में लाइन खींचोगे ना, तो राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ बिल्कुल एक जैसा फिगर दिखेगा आपको। और जो आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होता है, बशर्ते कि p की वैल्यू 0.5 हो। तो जब कभी बायनोमियल में p की वैल्यू अगर 0.5 है, मतलब कॉइन वाले एग्जांपल हैं, तो वो भी सिमेट्रिक को ही फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, फिर हमने ये वाला एग्जांपल देखा था सर 17.24। गिवन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, वेरिएंस इज 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 60?
तो ये मैंने नॉर्मल कर्व बनाया, बीच में 50 रखा, आगे 60 रखा। अब मैंने बोला 60 से आगे की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुमको 50 से 60 तक की प्रोबेबिलिटी पता है 34.135, तो टोटल 50 में से उसको माइनस कर दो तो भी तुम्हारा 15.865 आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका है कि 60 से 70, 70 से 80 और 80 से लेके इन्फिनिटी तक की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये तीन प्रोबेबिलिटीज 13.59, 2.14 और 0.135, उनको जोड़ दोगे तो भी सेम आएगा। अब यहां से गिन लो चाहे वहां से गिन लो, बात तो एक ही है ना। टोटल 50 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन टोटल 50% में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, वो भी वही बात है, या फिर इंडिविजुअली इन तीनों को ऐड कर दूं, वो भी वही बात है। बोथ आर द सेम थिंग। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई। नाउ 18, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास दिया हुआ इफ द टू क्वार्टाइल्स आर 14.6 एंड 25.4, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। अब तुमको टू क्वार्टाइल दिए तो तुमको क्वार्टाइल के फॉर्मूले याद आने चाहिए सर, कि क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 और क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला था म्यू प्लस 0.675 और दोनों की वैल्यू दी हुई है। अब तुमसे एसडी पूछ रहा है, तो बताओ मुझे कैसे एसडी निकालोगे। सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर -1.35 सिग्मा और सामने की तरफ बच गया -10.8। सॉल्व किया तो सिग्मा की वैल्यू 8 आ गई। समझ रहे हो, ये तो सिर्फ इक्वेशन का क्वेश्चन था देखा जाए तो, बशर्ते फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैंने आपको बोला था कि यार मुझे ना मेरे एग्जाम्पल में, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है 50, 60, 70, 80, लेफ्ट की तरफ 40, 30, 20। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ लूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 72, सर 70 पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप 72 पूछ रहे हो ना, ये आपने हमको सिखाया नहीं है। 70 पूछ लोगे तो तुम ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी जोड़ लोगे चार्ट देखकर, पर 72 ये वाली चीज तुमको बनेगी नहीं डायरेक्टली। तो 72 वाली चीज को समझने के लिए सर हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आपके पास जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। सॉरी भाई, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आने वाला है, छींक आ गई मेरे को यहां पर। देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सर जिसका म्यू का वैल्यू हमेशा 0 हो, म्यू का वैल्यू हमेशा 0 हो, जिसका सिग्मा का वैल्यू हमेशा 1 हो, जिसका म्यू का वैल्यू 0 हो और सिग्मा का वैल्यू 1 हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार कि म्यू का वैल्यू 0 है तो सेंटर में 0 आ जाएगा, और राइट की तरफ तुम 1 2 3 चले जाओ तो 1 2 3 हो जाएगा, 0 1 2 3। और लेफ्ट की तरफ भी अगर तुम सिग्मा 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 माइनस करोगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। अब सुनो, इफ somebody asks you what is the probability from 0 to 1, anybody can give the answer 34.135. If somebody asks you what is the probability from 0 to 2, anybody can give answer 47.725, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी चार्ट में पढ़ा हुआ, ये वाले चार्ट में। लेकिन मैं तुमको लेकर जाने वाला हूं एक टेबल में। लेट्स कम टू Z टेबल। Z टेबल में आके चेक करो, 1.0 की वैल्यू कितनी, वाओ 0.3413। 2 की वैल्यू कितनी, 0.4772। 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4987। अरे ये टेबल तो हमको वही वैल्यू दे रही है जो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है आंसर में। देखो 34.13, 47.75, 49.865, तो इसी को तो Z टेबल बोलते हैं। तो इनकी अगर ये तीन वैल्यू सही आ रही है, इसका मतलब इनकी बीच की वैल्यू भी सही आ रही है। इसका मतलब अगर आप तुमसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1.5, अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1.5, तो भी ये टेबल तुमको सही आंसर देगी, दैट इज 4.332, 0.4332। ये देखो ना, जैसे मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5, तो पहले तुमने 0 से लेके 1.5 तक की ये ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी देख ली 43.32, प्लस उसमें ये 50 जोड़ दिया तो आ गया 93.32। पर ये समझे कैसे, जब तुमने चेक किया कि हाँ Z टेबल मेरा वहां वर्क करता है जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जिसमें म्यू 0 हो और सिग्मा 1 हो। फिर से मेरी बात सुनिएगा, Z टेबल हमारा तब काम करता है जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो और मीन हमारा 0 हो। तो 0 से लेकर 3 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज वो हमको बताता है, और काफी माइन्यूट लेवल में बताता है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेकर 3 तक। इनफैक्ट अगर आपको और डिटेल में जाना है, लाइक इफ somebody wants to find out what is the probability of 1.2, तो वो भी बता देगा। इफ somebody wants to calculate 1.22, तो वो भी बता देगा। 1.23, 1.24, 1.25, क्या आपको समझ में आ रहा है
कि Z टेबल आपको काफी डिटेल तक बताता है चीजों को। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब देखो, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1.57, मतलब सेंटर से लेके 1.57 तक की प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ नहीं, Z टेबल में गए, 1.1 में गए, 1.5 में गए, 1.51, 52, 53, 54, 56, 57, ये देखो 0.4418, तो ये आ गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 0.4418, मतलब 44.18%। ठीक है सर, वेरी गुड। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। पर क्या ये जो 50-60 वाला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली Z टेबल में यूज कर सकता हूं क्या? सबसे पहले बताइए, क्या ये जो 50-60 वाला क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं डायरेक्टली Z टेबल में यूज कर पाऊंगा? नहीं, Z टेबल में पहुंचाने के लिए मुझे इस 50 को 0 बनाना पड़ेगा, Z टेबल में पहुंचाने के लिए मुझे 60 को 1 बनाना पड़ेगा, 70 को 2 बनाना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। आप अपने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर दो, मतलब सबको Z में कन्वर्ट कर दो, मतलब अपने मीन को 0 बना दो, अपने म्यू प्लस 1 को 1 बना दो, लाइक दिस। और इसी को हम लोग सर बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन करने का तरीका क्या है सर? बहुत सिंपल तरीका है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर 50 दिया है, जैसे 20 दिया है, तो 20 माइनस 50 अपॉन 10 -3, 30 माइनस 50 अपॉन 10, अरे वाह, ये तो -3 -2 0 1 2 3 बन गया, वाह वाह वाह। अब तुमसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 72 लेस देन 72, तो पहले 72 की Z वैल्यू निकालो। सर 72 की Z वैल्यू आ रही 2.2, तो मैं जाता हूं टेबल में, चेक करता हूं 2.2 की वैल्यू क्या है, 2.2 की वैल्यू 0.4861। इसका मतलब यहां से लेके 7.2 तक 4861 मेरी प्रोबेबिलिटी है। अब इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 72, तो 48.61 प्लस 50%, 98.61। क्या आपको समझ में आया? और हमेशा ध्यान रखना, Z टेबल आपको जो वैल्यू देता है सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की देता है, माइनस इंफिनिटी से नहीं देता, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की वैल्यू देता है। ठीक है सर, गुड। चलिए आगे अब पढ़ लेते हैं सर, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां म्यू की वैल्यू 0 और एसडी की वैल्यू 1, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाले वेरिएबल को हम लोग x की जगह z से डिनोट करते हैं, वो भी स्ट्राइक वाला z, जोरो वाला z, और उसको हम नॉर्मल वेरिएट ना बोल के स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। फिर कभी भी अगर आपको कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना हो, तो आप z स्कोर का यूज करते हो। z स्कोर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही 0 के बराबर होंगे क्योंकि सेंटर 0 है। एसडी और वेरियांस हमेशा 1 के बराबर होंगे। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपको म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि 0 - 1 तो हमेशा -1 रहेगा और 0 + 1 तो हमेशा +1 रहेगा। रही बात मीन डेविएशन की, तो तुमको 0.8 सिग्मा याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0.8 तो श्योर रहेगा। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब है 0.675 सिग्मा, तो सिग्मा तो हमेशा 1 है, तो 0.675। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर में, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि डायरेक्ट आंसर है इनका। Z टेबल के बारे में क्या समझा हमने? ये एक ऐसी टेबल है जो हमको प्रोबेबिलिटी देती है फ्रॉम 0 टू एनी वैल्यू ऑफ Z, बशर्ते कि वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट फिर मैंने आप लोगों को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Z टेबल तो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की वैल्यू देती है, लेकिन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बायोमेट्रिक का टेबल से निकलता है, वो तुमको माइनस इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी देता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्यूमुलेटिव फंक्शन दिया होता है। जैसे ये देखो, मान लो आपके पास लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे 5 करके दिया रहता है, वो 5 से मान लो आपको दिया 5 ऑफ -2.3, तो क्या होगा 5 ऑफ -2.3 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2.3 तक की वैल्यू कितनी है? वो 5 की वैल्यू। समझ रहे हो बात को? जैसे 5 ऑफ 1.6 94.52, मतलब वो तुमको पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक की वैल्यू देता है यूजिंग बायोमेट्रिक का टेबल, और उसको हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं और उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं, Z टेबल आपको 0 से लेके Z तक की वैल्यू बताता है, बायोमेट्रिक का टेबल आपको माइनस इन्फिनिटी से लेके Z तक की वैल्यू बताता है। दोनों का काम Z तक की वैल्यू बताना ही होता है। ठीक है, नाउ जैसे ये 5 0.6, क्या होगी इसकी वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.6 तक की क्या वैल्यू है वो ये बताएगा आपको। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में दिया हो तो हम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, सर जो आपने ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन
दिखाया था, इसका क्या यूज़ है सर? ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, हमको इसका एक सिमिलर फॉर्मूला दिया होगा और उसमें से हमको म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करना है, दैट सिंपल। म्यू और सिग्मा कंपेयर करके निकालना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देख कर ना आप सबसे पहले अपने फॉर्मूले को याद करो और कंपेयर करो। ओ एक्स में से देखो 4 माइनस हो रहा है, एक्स में से ही तो मीन माइनस होता है, मतलब मीन की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा, इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर होता है 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट, तो मतलब 1 अपॉन पाई की वैल्यू मेरी 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट के बराबर होगी। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट पाई कैंसिल, तो सिग्मा की वैल्यू मेरी 1/2, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ जाती है मेरी। यही दो चीज आपको निकालनी थी, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, यही तो पूछा था। तो कुल मिला के सर ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करने के लिए याद नहीं होना चाहिए, बट कंपेयर करने के लिए याद होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ बस दो ही चीज याद रख लो इसमें, पता क्या? सबसे पहली चीज कि x के साथ जो माइनस हो रहा है वो म्यू है, दूसरा जो यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो है 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट। जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है दैट इज 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट। ये चीज़ याद रख लो बस। ये दो चीज़ें अगर आप याद रख लोगे ना तो आपको कंपैरिजन करते हमेशा बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ना। ये आपको दो क्वार्टाइल दिए हुए हैं, ये तो कर चुके हैं ऑलरेडी सर हम लोग। दो क्वार्टाइल दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप कुछ भी पूछ लो, मीन डेविएशन पूछ लो, मोड पूछ लो, सब निकाल देंगे। फिर से कंपैरिजन वाला, ये देखो यहाँ x किसके साथ माइनस हो रहा है? 10 के साथ, मतलब मीन की वैल्यू 10 हो गई। एनएसपी करना है बस आपको, देखो मात्र एनएसपी करना है इन क्वेश्चंस में। अगला 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट, ओ इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ तो मेरा सिग्मा का वैल्यू 4 हो गया। ये भी एनएसपी से आ गया। बस अब तुमसे कोई पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ ले तो क्या दिक्कत है? 10 माइनस 4, 10 प्लस 4 आ गया, प्लस 6 और प्लस माइनस 14, सिंपल। ठीक है, चलो ये वाला हमने डिलीट करवाया था आपको। हाँ, और ये वाला देखो क्वेश्चन, गिवन 5 1 इज इक्वल्स टू 0.8413, देख रहे हो आप? ये आपका नॉर्मल कर्व है। जेड टेबल में जो 1 जहां बैठा होता है तो बोल रहा है 5 1 की वैल्यू 0.8413, तो मतलब समझ गए ना कि यहां से लेके पूरा 1 तक, z इक्वल्स टू 1 तक योर वैल्यू इज 0.8413। कूल। तो इसके साथ हम लोगों ने सर ये भी कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज फटाफट देख रहे हैं एक बार सर। व्हाट इज द एसडी अमॉन्ग दीज पेशेंट्स? सिंपल यार, आपको पी की वैल्यू दी है, आपको क्यू की वैल्यू दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रिकवरिंग 0.75। तो बताइए अगर 48 पेशेंट है तो एसडी कितना होगा? n इंटू पी इंटू क्यू का स्क्वायर रूट। तो 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25 आ रहा है 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। इशू जल्दी अपना डाउट बोलो ना, बार बार डाउट है डाउट है डाउट है बोल रहा, डाउट तो पूछ लो, डाउट भी तो पूछ लो। x is a binomial variable with n equals to 20. What is the mean of x if it is known that x is symmetric? देखो लिखा है x is symmetric। मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आज नॉर्मल के साथ ही कि बायनोमियल तब सिमेट्रिक होता है जब p और q की वैल्यू 0.5 हो जाए। तो बस समझ में आ गया, n की वैल्यू 20, p की वैल्यू 0.5, तो फिर मेरा मीन हो जाएगा n इंटू पी, 20 इंटू 0.5 दैट इज 10। ठीक है, x follows binomial distribution, what will be the greatest value of variance? n by 4, n की वैल्यू 16 तो 16/4। very simple question। x is a binomial variate with parameter 15 and with parameter 15 and 1/3, what is the value of mode of the distribution? mode का फॉर्मूला होता है n plus 1 ब्रैकेट इंटू p, तो n plus 1 हो जाएगा 15 plus 1 इंटू 1/3, तो 16 इंटू 1/3 मतलब 5.33। 5.33 हो गया तुम्हारा नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर के केस में एक ही मोड होता है, वो एक ही मोड यूनिमोडल जो होगा वो होगा लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ 5.33, मतलब 5 इज द आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल? अगर तुम्हारे पास एस डी और एम गिवन है तो एम की जगह 3 डाल दिया, एस डी की जगह 1.5 डाल दिया, वहां से एनपी की वैल्यू 3 उठा के यहाँ डाल दी, क्यू की वैल्यू आ गई मेरी 0.75, पी की वैल्यू 0.25, यहाँ से पी की वैल्यू उठाकर एन की जगह डाल दी, एन की वैल्यू 12 आ गई। ये तो सेम टू सेम एग्जाम्पल में किया हमने। देखो उस समय हमने प्लान बनाया था, याद है आपको प्लस की क्लास में, कि दिवाली के पहले 10 का दम करके चैप्टर 17 तक के रिवीजन करवा देंगे। मैंने आपका प्रॉमिस फुलफिल किया है भाई। ठीक है सर, चलो बेटा पूरन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उसमें लिखा 6 है लेकिन वो 7th ही है, उसमें सिर्फ लिखा 6th है पर वो 7th ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इफ 6 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली? तो n की वैल्यू 6 हो गई और आपको निकालना है कि x इक्वल्स टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है। n सी एक्स पी की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। तो n की वैल्यू अगर आपने 6 रख दी तो 6 C3 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 6 माइनस 3। इसको
तो सॉल्व किया आ गया। इसकी तो कितनी प्रैक्टिस करी है कल हम लोगों ने। फिर ये देखो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन द एग्जाम इज 0.6, तो फेलियर का परसेंटेज 0.4 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आउट ऑफ 4 स्टूडेंट एटलीस्ट वन हैज पास्ड। एटलीस्ट वन हैज पास्ड मतलब 0 फेल हो, 0 फेल मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, एन की वैल्यू 4 डाल दी, एक्स की वैल्यू 0 डाल दी, पी की वैल्यू 0.6 डाल दी, क्यू की वैल्यू 0.4 डाल दी, सॉल्व कर दिया, आ गया। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, फिर से बाइनोमियल। ट्रू एंड फॉल्स में प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.5। 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहे हैं तो एन की वैल्यू 5, 5 में से तुम्हारे 3 सही हो जाए, एक्स इक्वल्स टू 3, निकाल दो प्रोबेबिलिटी, खत्म। फिर पॉइजन आ गया, बोल रहा है एस डी ऑफ द पॉइजन इज गिवन एज 2, मतलब पॉइजन वेरिएट एम की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछ रहा है 1.5 से लेकर 2.9, 1.5 से लेकर 2.9 तक तो एक ही वेरिएबल आता है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 आपको पूछ रहा है। ओके पूरन भाई, थैंक यू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर 0.1465। इफ द मीन ऑफ द पॉइजन वेरिएबल इज 1, प्रोबेबिलिटी दैट, अरे यार ये भी नहीं बता रहा, कितनी बार कर चुके हैं ये वाला। इफ द, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो अज्यूम करेगा नॉन जीरो वैल्यू। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को पहले अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। एस डी हो जाएगा रूट एम, ए एम हो जाएगा तुम्हारा एम इंटू 100। सॉल्व करोगे तो एम की वैल्यू आएगी 4। एक बार एम की वैल्यू पता चल गई ना, फिर तो तुम कुछ भी निकलवा लो प्रोबेबिलिटी में, क्या प्रॉब्लम है। पॉइजन में तो आराम से निकल जाएगा। फिर ये देखो 1.5% आर डिफेक्टिव, मतलब आपका m का वैल्यू हो गया 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो डिफेक्टिव आइटम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, e की पावर माइनस 3, 3 का पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सिंपल। नाउ फॉर अ पॉइजन वेरिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 आर इक्वल, व्हाट इज द मीन। ये तो सेम एग्जांपल में कर चुके हैं, e की पावर माइनस m कट जाएगा, यहाँ m नीचे आएगा तो m की वैल्यू 2 फैक्टोरियल मतलब 2। क्या होता है ना, जब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो फिर ये सब बहुत चिल्टू लगने लगता है ऑप्शन वाला। 1% चांसेस है कि एयरलाइन में फेलियर आएगा, मतलब 1 इज द एम की वैल्यू। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कि अगले बार में 2 फेलियर आ जाएं, ई की पावर माइनस 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिंपल। फिर से देखो वही वाला क्वेश्चन, दोनों में ई टू द पावर एम, एम कैंसिल हो जाएगा, फिर एम की वैल्यू ऑप्शन से निकाल देना। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको निकालने को बोल रहा है कंपेयर करके, तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि मेरा म्यू का वैल्यू 10 है। अच्छा ये तो कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी कर चुके हैं, हाँ ये वाला देखो 1/72 पाई, मतलब 1/2 सिग्मा पाई इज इक्वल टू 1/72 पाई। दोनों को कंपेयर करोगे तो सिग्मा की वैल्यू 6 आ गई, और ऊपर क्योंकि -10 हो रहा है तो म्यू की वैल्यू 10 पता चल गई। अब तुमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, अब जैसे देखो क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल पूछ रहा है तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.675 इंटू सिग्मा, दैट इज 6। फिर ये देखो एस डी पूछ रहा है यहाँ पर, क्यू डी तुमको निकालना है, तो भाई Q3 माइनस Q1/2 कर दूंगा, क्यू डी निकल गया 0.675, सिग्मा निकल गया 8, सिंपल। इफ द मीन डेविएशन इज गिवन, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, भाई मीन डेविएशन 0.8 तुम्हारा 16 के बराबर है, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 16/0.8 मतलब 20। अब उसमें तुम 0.675 मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें आ गया QD। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व आर 40 and 60, देन द मीन डेविएशन इज, ये कर चुके हैं भाई एग्जाम्पल में। क्वार्टाइल डेविएशन दिया, मीन डेविएशन निकाल दो, वही फिर से उल्टा 0.675, सिग्मा की वैल्यू 4.05, तो सिग्मा की वैल्यू 6। तो बताइए अब सिग्मा की वैल्यू की मदद से MD कैसे निकालोगे, 0.8 सिग्मा, ठीक है। फिर ये फर्स्ट क्वार्टाइल दिया, मीन डेविएशन दिया, मतलब एक जैसे फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो ये सब हो जाएगा आपका, डन। फिर सेट ए देखा था हमने, सर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट, चारों ऑप्शन में से डिस्क्रीट कौन सा है, पॉइजन। इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस, नॉर्मल। पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल ऑफ अ पैरामीटर इज पॉपुलेशन मीन। ट्रायल इज एन अटेम्प्ट, क्या भाई ट्रायल वो वाला नहीं, कोर्ट वाला नहीं, ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल। फिर हमने देखा था इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्नौली ट्रायल, तो सारे ट्रायल आपके 2 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, ट्रायल इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए, मतलब ऑप्शन सी गलत है, मतलब ए और बी सही है। फिर मशीन तो आप जानते हो भाई मशीन कैसे यूज करनी है। रही बात आपकी वैल्यू ऑफ एन की, तो सर वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एक्स की, तो वो हमेशा या तो 0 या 1 या 2 या 3 से लेके n तक होता है, होल नंबर। सो आई कैन ओनली से होल नंबर। जब आप एनी वैल्यू बोल देते तो प्रॉब्लम हो जाती है, एनी वैल्यू में पॉइंट वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं। होल नंबर बोलूंगा तो सिर्फ इंटीजर आएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब सिमेट्रिकल होता है, जब p की वैल्यू 0.5 होती है। मीन देखो इसमें से कौन सा NP, सर वेरियांस पूछा हो तो दिया ही नहीं है, दिया है ना
n इंटू क्यू इंटू 1 माइनस क्यू इंटू पी मतलब p, तो n इंटू पी इंटू क्यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से बाय पैरामेट्रिक कौन है? बाइनोमियल। पॉइसन तो यूनिपैरामेट्रिक होता है। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल, क्या? नो, दे आर ओनली इक्वल व्हेन सिमेट्रिक होगा तब, ऑलवेज नहीं, जब सिमेट्रिक होगा तब। अब सुनो, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज मोर देन वेरिएंस। कल इसका लॉजिक भी समझा था हमने। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर मे बी, सर वन मोड भी हो सकते हैं, मल्टीपल मोड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एम्बिगुअस है, बुक में ऑप्शन सी मार्क किया गया, मल्टी मोड नहीं, ऑप्शन ए और बी पता नहीं क्या टाइप किया गया, पर कुछ तो कंफ्यूजन था इसमें, कुछ तो कंफ्यूजन था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस n/4, द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन MOM याद है ना आपको? चलो, विच वन इज नॉट अ कंडीशन, ये तो आपको पता है यार। विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक? पॉइजन में मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिमोडल मल्टीमोडल दोनों सब कुछ हो सकता है भाई। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, ये मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ कोर्स वाला पॉइंट है, फिर भी समझा दिया था कि पॉइजन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p कब यूज होता है भाई पॉइजन? जब n बहुत ज्यादा हो, p बहुत छोटा हो और n इंटू p की वैल्यू हमेशा फाइनाइट हो। फॉर अ पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग क्या करते हैं फिटिंग करने के लिए? कुछ नहीं, पॉइजन पैरामीटर को मीन के बराबर कर देते हैं, क्योंकि m की वैल्यू भी मीन है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा का मीन भी मीन है, दोनों को बराबर कर देते हैं। इसमें से कंटिन्यूअस कौन सा है? नॉर्मल। कंपैरिजन कर, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया सीधे। टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व 1, नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू तक 0.5, सही बात है। म्यू से लेके इन्फिनिटी तक 0.5, ये भी सही बात है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक भी 0.5, गलत बात, वहां तक तो 1 आना चाहिए। चलो, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस। अच्छा, इनमें से कौन सा गलत क्यों है सर? क्योंकि अंदर में छोटा एक्स आता है, यहाँ पर अंदर में बड़ा एक्स डाल दिया था ना इसने, इसलिए ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। चलो, नाउ द मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल। द मीन डेविएशन, ये देखो स्टैंडर्ड वर्ड भूलना मत भाई। वैसे तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला 0.8 सिग्मा है, पर यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड बोल दिया तो सही आंसर डी होगा, क्योंकि सिग्मा तो 1 होता है उसमें। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, जब आपको SD4 दिया हो, 0.675 इंटू 4 मतलब 2.7। फिर से स्टैंडर्ड बोल दिया, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा मत लिखना, -1 और +1 लिखना, क्योंकि स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड वाली बात याद रखोगे बच्चा लोग, आप लोग, ठीक है। ये सिंबल 5 वाला सिंबल क्या इंडिकेट करता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक का प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना कवर होता है? 99.73, मतलब ऑल बट 0.27। ऑल बट का मतलब टोटल में से 0.27 हटा दो। नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज, भाई मिसप्रिंट तो क्या, वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, मिसप्रिंट बहुत कम होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी, एन की वैल्यू बहुत बड़ी, मतलब पॉइजन। रिजल्ट ऑफ ODI मैचेस बाइनोमियल। वेज ऑफ वर्कर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल, उनको जोड़ दोगे तो वो भी नॉर्मल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। विद दिस वी आर डन सर। तो चलिए, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दी एंड। अब जाते जाते मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप लोग हमारे साथ अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप में क्लासेस ले सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ मेरा कोड CAPRANAV यूज करना है एंड यू कैन एक्सेस स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री। अनअकैडमी की कोई भी प्रॉपर रेगुलर स्ट्रक्चर्ड बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप जो है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चार्जेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो भी चार्जेस आपको दिख रहे हैं बिफोर डिस्काउंट है। अगर आप मेरा कोड CAPRANAV लगाते हैं तो आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। करेंटली द डिस्काउंट इज गोइंग ऑफ फॉर 20%, विच इज जनरली 10। तो थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।